हेलो एवरीवन। ये जावास्क्रिप्ट का इंट्रो सेक्शन है। जावास्क्रिप्ट की ये पूरी सीरीज होगी। पहले हम लोग जावास्क्रिप्ट्स के ये तो इंट्रो सेक्शन है। इसके बाद असिंक्रोनस, सिंक्रोनस, कॉन्स्ट, लेट, लूप्स और डेटा टाइप्स पूरे कवर कर रहे होंगे। साथ ही साथ में हम लोग जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे सारे डेटा स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, लिटकोड के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे होंगे जावास्क्रिप्ट में। फिर फर्दर ऑन हम लोग इस तरह से मूवमेंट करेंगे और फिर स्लोली हम लोग डेवलपमेंट में शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, ठीक है। फिलहाल के लिए तो ये इंट्रोसेक्शन है। इसमें हम लोग क्या क्या कवर कर रहे होंगे? जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, व्हाई जावास्क्रिप्ट इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट, हाउ जावास्क्रिप्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस लाइक C++ एंड जावा. Since Java and JavaScript seems similar, are they so in functional also? We will also talk about it, and we will talk about the runtime environment. Yes, of course, and we will talk about the internal working of the JavaScript. How does actually the execution goes on under the hood? We will also talk about it. We'll talk about some topics which are covered in interview section like hosting, temporal dead zone, and closures, right? Data types also. Uh, Let const var and some facts. So, what is JavaScript? क्या होता है JavaScript? So, HTML, CSS, JavaScript, ठीक है? ये तीनों, these are the three pillars to make a proper web page, right? HTML, it is the skeleton of the web page, right? CSS, it's about the beauty course of the web page. HTML will give the structure, ढांचा, है ना? एक इंसान को क्या एक ढांचा होता है, ऊपर से कितनी लेयर होती हैं? अगर इस तरह से बात करें तो एक स्केलेटन होता है, उसके ऊपर फ्लैश होते हैं, राइट? तो वो होता है CSS। फिर उसके में एक होता है ब्रेन जो प्रॉपर बॉडी को वर्केबल बना देता है, राइट? एंड दैट इज जावास्क्रिप्ट. सो जावास्क्रिप्ट, इट इज अ टाइप्ड लैंग्वेज that brings life to the web page. Of course, if JavaScript won't be there, then the web page will be lifeless. That means a pure static web page, just like a picture. It doesn't do anything, right? तो वो तो किसी को पसंद नहीं है, राइट? एक प्योर क्या बना के कोई करेगा भाई? एक स्टैटिक पेज क्या ही कोई करेगा? उसको थोड़ा फंक्शनल रहे तब तो अच्छा लगेगा ना, कुछ वर्केबल हो, राइट? क्लिक करें तो कुछ एक्शन हो, है ना? किसी मेन्यू पे जाएं तो जा सकें, साइन इन हो सके, साइन ऑफ हो सकें, तो चाहिए ही चाहिए, है ना? तो जावास्क्रिप्ट, इसमें बहुत बड़ा रोल है। जावास्क्रिप्ट ही लॉजिक देता है, जावास्क्रिप्ट ही ब्रेन है जो फंक्शनल बनाता है किसी भी स्टैटिक वेब पेज को, उसको डायनेमिक बनाता है इनफैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं व्हाट मेक्स जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट। इनफैक्ट आई कैन रीराइट दिस टॉपिक, हाउ द जावास्क्रिप्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो हाउ इज इट? सो जावास्क्रिप्ट, जावा तो सेम ही दिख रहा है, लेकिन क्यों ये डिफरेंट कैसे है? क्योंकि ये स्क्रिप्टिव लैंग्वेज है, राइट? अच्छा, जावा में क्या हो सकता है कि हम लोग पैकेजेस इंपोर्ट करते हैं, राइट? लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं, कोई बिल्ट इन पैकेज नहीं है ना? ठीक है, तो फिर ये कैसे कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो एग्जीक्यूट ऐसे होता है कि जावास्क्रिप्ट को एक रन टाइम इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, जस्ट लाइक पैकेजेस। जावा को पैकेजेस चाहिए होते हैं, राइट? C++ में भी इंपोर्ट्स करते हैं हम लोग। जावास्क्रिप्ट में रन टाइम इन्वायरमेंट होते हैं जो कि उसको सपोर्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज की मदद से उसको पावर देते हैं एक तरह से, ठीक है? कि किसी भी कोड को वो एग्जीक्यूट कर दे। इनफैक्ट जावास्क्रिप्ट को अगर आप एग्जीक्यूट करो तो आप बेसिकली अब तक क्या करते होगे? आपने नोड इंस्टॉल किया होगा, राइट? तो वहाँ पे नोड जो है वर्क कर रहा है एज ए रन टाइम इन्वायरमेंट। रन टाइम इन्वायरमेंट है क्या? रन टाइम इन्वायरमेंट, जावास्क्रिप्ट का आपने कोड लिख दिया, आपने उसको रन किया, तो रन टाइम इन्वायरमेंट क्या करेगा? उस जावास्क्रिप्ट को इंटरप्रेट करेगा। उसके पास है प्रॉपर्टीज, जैसे कि
यहाँ पे देखो हम लोग आगे बात करेंगे, जैसे कि एक रन टाइम इन्वायरमेंट किससे बना होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, एक हीप होता है, राइट, एक कॉल स्टैक होता है, ये दोनों चीज़ें मिल के बना होता है। यहाँ पे देखो, ये जावास्क्रिप्ट इंजन, इसको एक क्रोम मानो या नोड मानो, कुछ भी मानो, ठीक है, रन टाइम एनवायरनमेंट मानो, इसके अंदर होता है हीप, स्टैक और इवेंट लूप होता है, वो कॉन्टिन्यूसली रन करता है, कॉन्टिन्यूसली क्या कहते हैं, हर एक स्टेटमेंट पे जाता है, इंटरप्रेट करता है, एग्जीक्यूट करता है। और साथ ही साथ में अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे, कॉल बैक क्यू क्या होता है, वेब एपीआई क्या होता है, फर्दर इसी वीडियो में। लेकिन ऐसा समझो कि ये एग्जीक्यूट करता चला जाता है और तब तक करता रहेगा जब तक कॉल स्टैक खाली ना हो जाए, ठीक है। एग्जीक्यूट करता रहेगा और आपका ये वेब एपीआई एक तरह से आउटपुट है, उस पर आउटपुट आपका देता रहेगा, ठीक है। ठीक है, अब तक कुछ समझ में आया? हाँ, क्या समझ में आया कि जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिव लैंग्वेज है, जिसको जो क्या करता है, एक लाइफलेस वेब पेज को एक लाइफ बना देता है, लाइफ फुल ऑफ लाइफ बना देता है, ठीक है। ठीक है, कैसे बनाता है, क्योंकि उसके पास होता है रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है। रन टाइम इन्वायरमेंट क्या फिक्स होता है, नहीं, नोड नोड ही बस रन टाइम इन्वायरमेंट नहीं होता है, जितने भी ब्राउज़र हैं, अगर मैं ब्राउज़र पे भी रन करूँ ना तो रन करेगा, देखते हैं, ठीक है। रन करने की कोशिश करते हैं, वेट अ सेकेंड, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं रन करूँगा, ठीक है, जावास्क्रिप्ट को, इंस्पेक्ट कंसोल, ठीक है, जावास्क्रिप्ट को रन करते हैं। मैं एक फॉर लूप चलाता हूँ, ठीक है, और उसमें मैं कुछ भी प्रिंट करूँगा, इवन नंबर में प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। लेट से कि लेट नंबर इज इक्वल्स टू 1 2 3, राइट। अब मैं क्या करूँगा, फॉर लूप इनफैक्ट लेट एक एरे बना लूँगा, इज इक्वल्स टू फॉर ईच num डॉट फॉर ईच एलिमेंट, एक सेकेंड, num डॉट मैप फॉर ईच एलिमेंट, एलिमेंट इनटू एलिमेंट, राइट, स्क्वायर में बना देता हूँ, ठीक है। मैंने स्क्वायर कर दिया और अब मैं इसको प्रिंट करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, अरे देखो क्या आ गया, 1 की वैल्यू 1 ही है, 2 की वैल्यू 4 आ गया, 3 की वैल्यू 9 आ गया, ठीक है। तो रन टाइम इन्वायरमेंट कोई ब्राउज़र भी हो सकता है, ब्राउज़र कोई भी, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, कोई भी, माइक्रोसॉफ्ट का भी कोई भी ब्राउज़र, एज, कुछ भी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट को कोड को एग्जीक्यूट करने में मदद मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे स्टोर होगा, यहाँ पे देखो, ये पूरा एक इंडेक्स हो रहा है, राइट, मैपिंग की तरह। यहाँ पे प्रोटोटाइप देखो, ये प्रोटोटाइप, ठीक है। अब इसका भी प्रोटोटाइप होता है। अब वो प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, चेनिंग क्या होता है, डॉट देन, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। खैर अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझ में आया कि हाँ, जावास्क्रिप्ट को एक रन टाइम एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, और हम लोग जब करते हैं वी एस कोड में या किसी भी आईडीई में, तो उसमें हम लोग नोड पहले इंस्टॉल करते हैं, राइट। नोड भी ऐसे फंक्शनैलिटी देता है और नोड में भी हम लोग रन कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो तो कोई भी जो रन टाइम इन्वायरमेंट होता है उसके ये 6 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। एक जेएस इंजन होता है, लेट्स से क्रोम, उसमें एक कॉल स्टैक होता है, हीप होता है, ठीक है। बारी बारी करके इंटरप्रेट होता है, जो लूप है, इवेंट लूप है, वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, स्टैक से निकालता है, स्टैक से निकालता है, हाँ, और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है अनटिल एंड अनलेस वो ब्लॉकिंग नेचर का ना हो। अब ब्लॉकिंग और नॉन नॉट ब्लॉकिंग ये तो हम लोग अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। ब्लॉकिंग कुछ ऐसा समझो कि जिसका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और सिंस जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड है, सिंगल थ्रेडेड दैट मीन्स जावा में क्या होता है, मल्टी थ्रेड होता है कि
एक ही समय पे, राइट, पैरेललिज्म मैकेनिज्म के थ्रू at in the same time multiple programs can be executed, right, efficiently. But JavaScript is a single thread language, right? So उस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि अगर कोई लूप होगा जो कि बहुत टाइम ले रहा है, तो उस हिसाब से क्या होगा, इट विल गो टू इन इनफाइनाइट लूप ऑफ टाइम, राइट, इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम। उस चीज़ से बचने के लिए जो रन टाइम इन्वायरमेंट है उसके एक कंपोनेंट है कॉल बैक क्यू। अगर कभी भी ब्लॉकिंग नेचर का कोड आता है, ठीक है, तो वो जाता है कॉल बैक क्यू में, वहाँ पे वो एग्जीक्यूट होता है। जब वहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका रहता है तो फिर वो वापस आता है इवेंट लूप के पास। फाइनली इवेंट लूप उसको आउटपुट पे शो करता है, एग्जीक्यूट करके जो भी आउटपुट है उसको एग्जीक्यूट करके, या फिर जो भी है उसको एग्जीक्यूट करके वो क्या करेगा, फाइनली वो उसको आउटपुट पे शो करेगा। ठीक है, ठीक है। तो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, ठीक है, कि ब्लॉकिंग, नॉन ब्लॉकिंग, कॉल स्टैक, हीप, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारी बेटर हो। ठीक है, क्योंकि यही है हम लोग का बेस। ठीक है, करते हैं। तो हम लोग आते हैं VS कोड पे। यहाँ पहले मैंने थोड़ा सा कोड लिख के रखा हुआ है, ठीक है। तो TDZ sign up page, आते demo.js पे, और यहाँ पे देखो एक फंक्शन फन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपको स्टैक का फील मिलेगा थोड़ा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, आपको स्टैक का थोड़ा फील मिलेगा कि स्टैक एक्चुअली कैसे काम करता है। अब यहाँ पे देखो बेसिकली होगा क्या कि ये फन का डेफिनेशन, एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन कुछ ऐसे होते हैं कि उसके अंदर एक प्रॉपर एक ही काम होता है। लेट्स से कि समेशन करना है आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कोई ये फंक्शन एक बॉक्स रहेगा, उसके अंदर आप दो नंबर्स दोगे आपसे, और फाइनली उस बॉक्स से बाहर आएगा एक आउटपुट जो कि दो नंबर का सम रहेगा। तो फंक्शन को एक काम दिया जाता है, वो एक डिफरेंट काम होता है और उसके सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं। अब अगर आप उस पैरामीटर्स को डालो तो वो आउटपुट आपका जनरेट करके दे देगा जो भी वो काम करेगा, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन ए डेफिनेट टास्क एंड इट requires certain parameters. Okay, if you give those parameters, the output will be there. Okay, so function fun यहाँ पे क्या है, इसका एक ही काम है यहाँ पे, console.log hello, सिंपल हेलो प्रिंट करना, कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर एग्जीक्यूशन जब होगा तो ये तो अभी इसका कॉल हुआ है नहीं, तो पता है क्या होगा, रीड बस होगा, एग्जीक्यूशन इसका नहीं होगा। डायरेक्ट जो इंटरप्रेटर होगा वो यहाँ से जंप करके सीधे फॉर लूप पे आ जाएगा, फॉर लूप पे आएगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। फिर जब फंक्शन को यहाँ पे कॉल मिलेगा ना, तब जाके उधर से एग्जीक्यूशन इसका शुरू होगा, फिर हेलो प्रिंट होगा। तो बेसिकली इसका आउटपुट क्या होगा, 0 1 2 3 4, फिर हेलो, फिर 0 1 2 3 4, सिंपल। रन करके देखते हैं। 0 1 2 3 4 हेलो, 0 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। तो स्टैक में क्या होता है कि आ, थोड़ा सा कोड को, अच्छा एक और चीज़ है कॉल स्टैक, इसको समझते हैं तो आपको स्टैक का और हीप का पूरा फील हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको समझते हैं कॉपी पेन पे। तो क्या कहते हैं, रन टाइम इन्वायरमेंट जो है यहाँ से एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, राइट। ये जो नेम विक्टर है उसको क्या करें, एक अलग सेक्शन में रखेगा हीप में, राइट। और वो एक्सेसिबल होगा कहाँ पे, उसका एड्रेस एक्सेसिबल होगा स्टैक से, ठीक है। फिर फंक्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो फिलहाल के लिए रीड करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि डेफिनेशन तो यहाँ से कॉल हुआ है। सेकंड जो है फर्स्ट के अंदर कॉल हुआ है, थर्ड जो है सेकंड के अंदर कॉल हुआ है।
तो इसका स्टैक कुछ इस तरह से बनेगा कि एक स्टैक होगा, फर्स्ट जब एग्जीक्यूट होने लगेगा तो मेरा सेकंड अपीयर होगा, राइट। सेकंड जब एग्जीक्यूट होने लगेगा तो मेरा थर्ड अपीयर होगा, इस तरह से होगा। और ऊपर से मेरा पूरा ख़त्म होता चला जाएगा, जैसे कि स्टैक जो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप का होता है। तो स्टैक पूरी तरह एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर सेकंड पे आऊँगा मैं, फिर सेकंड पूरी तरह एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर फर्स्ट में आऊँगा मैं, ठीक है। और ये जो इवेंट लूप है ये मेरा चलता रहेगा, और साथ ही साथ में मेरा आउटपुट जो एपीआई पे एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो देखा जाए क्या होता है, ठीक है। मैं फर्स्ट पे आया, रीड किया मैंने, मैं फर्स्ट पे आया, राइट। अब जब मैं फर्स्ट पे आऊँगा, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होगा, ये फर्स्ट है और फर्स्ट के अंदर ही, ठीक है, कहीं सेकंड होगा, क्योंकि फर्स्ट के अंदर क्या हो रहा है, सेकंड को कॉल किया जा रहा है, राइट। और सेकंड के अंदर ही थर्ड होगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, फर्स्ट है और फर्स्ट ऐसा दिखेगा, फर्स्ट गायब हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, स्टैक जो होता है ना, एक फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के इन सब के स्टोर करके रखता है एड्रेस। लेट्स से यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस वाला सिंबल जो है यहाँ पे एड्रेस है, राइट। इसका क्या है, एस्टरिस्क, एस्टरिस्क इसका सिंबल है, राइट। इसका एम्परसेंड इसका सिंबल है। तो इसका डेटा कहाँ एक्चुअली स्टोर्ड है, हीप में स्टोर्ड है, और इसका मैंने एड्रेस बना के रखा है, ठीक है, रेंडमली। तो उसको एक्सेस करेगा डेटा वहाँ से, फिर वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, देखो यहाँ पे ये विक्टर है, ये फर्स्ट यहाँ से कॉल हुआ, फर्स्ट जाएगा एग्जीक्यूट करेगा, सेकंड है, अब यहीं तक है, यहीं तक अभी फर्स्ट एग्जीक्यूट हुआ है आधा बस, सेकंड आ जाएगा, फिर सेकंड को ये कॉल कर लेगा, ठीक है। सेकंड का एड्रेस रेफरेंस पास करेगा, तो यहाँ पे सेकंड फिर कॉल होगा, फिर सेकंड का इतना ही बस एग्जीक्यूट हुआ, फिर थर्ड को कॉल कर देगा, थर्ड को पूरा एग्जीक्यूट होगा, फिर वो वापस यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे। अच्छा, आउटपुट किस तरह से डिस्प्ले होगा, आउटपुट कुछ ऐसे होगा, ये पूरा एग्जीक्यूट कर देगा, तो यहाँ पे होगा हेलो, राइट। तो यानी कि पहला आपका आउटपुट आएगा हेलो विक्टर, राइट। फिर यहाँ पे वापस गया मैं, थर्ड पूरा एग्जीक्यूट हो गया, ख़त्म। यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट होगा, हे विक्टर, हे विक्टर, राइट। फिर वो ये पूरा सेकंड एग्जीक्यूट होगा, या फाइनली क्या प्रिंट होगा, हाय विक्टर, हाय विक्टर। तो इस तरह से इसका एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। आते हैं कोड करते हैं, अब कोड में भी डिबगिंग करेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने समझा कि कैसे यहाँ पे जो स्टैक्स हैं उसमें कैसे इस फंक्शन को अरेंजमेंट होता है, राइट। तो उस अब जैसे समझा उसको हम समझ, अब यहाँ पे भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग सब देखने की कोशिश करेंगे कैसे डिबगिंग होता है, राइट। डिबगिंग के थ्रू ही देखेंगे। तो होना क्या चाहिए, पहले इसको रीड करेगा, ठीक है, इंटरप्रेटर। फिर क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन फर्स्ट को बस ये फर्स्ट सेकंड थर्ड को रीड करेगा, क्योंकि अभी तो कॉल हुआ है नहीं है। फिर फर्स्ट को जैसे ही कॉल मिलेगा, तो स्टैक में क्या होगा, पहले फर्स्ट होगा, फिर ऊपर सेकंड होगा, फिर ऊपर थर्ड होगा, राइट। तो फर्स्ट होगा, फर्स्ट को कॉल लगाएगा, ठीक है, ए हाय, ठीक है, सेकंड, फिर फर्स्ट के अंदर ही सेकंड को कॉल होगा, बी, ठीक है, बी एग्जीक्यूट होगा, लेट बी एग्जीक्यूट होगा, फिर थर्ड कॉल हो जाएगा, फिर सी, फिर कंसोल डॉट लॉग सी डॉट नेम, यानी कि सी प्लस नेम, यानी कि हेलो विक्टर, राइट। फिर रिटर्न होगा, फिर यहाँ क्या प्रिंट होगा, हे विक्टर, फिर रिटर्न होगा, फिर यहाँ क्या प्रिंट होगा, हाय विक्टर, राइट। सो डीबगिंग करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं डिबग करता हूँ, स्टार्ट डिबगिंग। ठीक है, पहला मेरा नेम है, ये होगा मेरे लोकल वेरिएबल में, जैसे हम लोगों ने बोला था। ये देखो, यहाँ पे फर्स्ट, अच्छा अभी ये रीड किया है, अभी एग्जीक्यूट होने दो। ये देखो डायरेक्ट फर्स्ट पे आ गया, और इसके में आ गया नेम विक्टर, ठीक है। ये देखो इसने क्या किया है, एक फर्स्ट लिया है, सेकंड और थर्ड, ठीक है। अब ये फंक्शन है, ठीक है। अब लोग आते हैं थोड़ा बाद में हाँ आते हैं इसके अंदर, फंक्शन के अंदर चलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल हो गया, फर्स्ट के अंदर मैं आ गया, राइट। अब ए इज इक्वल टू हाई रीड हो रहा है, ये एग्जीक्यूट हो गया, ए इज इक्वल टू हाई एग्जीक्यूट हो गया, राइट। अब अब मैं क्या करूँगा, सेकंड के अंदर जाऊँगा, राइट।
सेकंड के अंदर गया, मैंने देखा हे, ठीक है, बी है, रीड किया, एग्जीक्यूट किया। थर्ड आया, थर्ड के अंदर गया, हेलो, रीड किया, एग्जीक्यूट किया। और अब मेरा देखते हैं डिबग कंसोल, आउटपुट भी देखते हैं, चलते हैं साथ में। ठीक है, अब ये इसको एग्जीक्यूट करेगा और फाइनली मेरा हेलो वेक्टर प्रिंट हो जाएगा, ऊपर आएगा। अब थर्ड फाइनली एग्जीक्यूट हो गया स्टैक से। अब थर्ड रिमूव हो चुका है, राइट। अब मैं सेकंड पे आ गया। ठीक है, अब ये प्रिंट होगा, हे वेक्टर, प्रिंट हो गया। अब सेकंड भी रिमूव हो गया। अब फाइनली और फाइनल फंक्शन बचा जो कि है फर्स्ट बस। ठीक है, उसने प्रिंट किया हाई वेक्टर और ख़त्म। अब यहाँ पे फर्स्ट से कॉल हुआ था, फर्स्ट पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो गया और ख़त्म, राइट। तो आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन हो गया होगा, और अगर कॉपी पेन पे अगर 60% समझ में आया होगा तो पूरा 80-90% हो गया होगा, जो कि ठीक है, गुड टू गो। ठीक है, तो रन टाइम इन्वायरमेंट के पास इतनी पावर होती है कि वो जावास्क्रिप्ट कोड को पूरी तरह से सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करते, राइट। हम्म, आगे समझते हैं। अच्छा, सिंक्रोनस असिंक्रोनस कोड को समझते हैं थोड़ा। थोड़ा उसको भी फील कर लेते हैं ताकि समझ में आए कि कैसे कॉल बैक क्यू जो है किस टाइप के कोड को अपने अंदर लेता है, और इनफैक्ट ब्लॉकिंग, नॉन ब्लॉकिंग, थोड़ा सा, है ना, फील लेते हैं कि होता क्या है। थोड़ा इमेजिन करने में मदद मिलेगी, राइट। तो फिर मैं लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो लूप्स होते हैं ना, ये होते हैं नॉन ब्लॉकिंग नेचर के, राइट। और ये जो यहाँ पे सेट टाइम आउट जो है, ये है ब्लॉकिंग नेचर का। और भी बहुत होते हैं, सेट टाइम आउट होता है और सेट इंटरवल होता है, ठीक है। ऐसे बहुत होते हैं जो ब्लॉकिंग नेचर के होते हैं, तो उसको हैंडल करता है इवेंट लूप, ठीक है। अच्छा, थोड़ा इसको भी डिबग करते हैं और इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कैसे होता है, ठीक है। और इसके लूप को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इनफैक्ट इसको मैं 2 कर देता हूँ बस, ठीक है। तो 0 और 1 दोबारा एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये मैंने बताया ना, ये वो क्या कहते हैं, सिंक्रोनस नेचर का है, या फिर यू कह लो नॉन ब्लॉकिंग नेचर का है, तो ये पूरा एग्जीक्यूट होगा। तो इतना लंबा तो एग्जीक्यूट करेंगे नहीं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, डीबगिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, आउटपुट क्या आना चाहिए? सिंपल, पहले क्या होगा, ओपन साइन अप पेज कॉल होगा, ठीक है, कॉल हो गया, ओपनिंग साइन अप पेज प्रिंट होगा। फिर फॉर की वैल्यू 0 1, ठीक है, 2 बार चलेगी। सिंस इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है तो कुछ नहीं एग्जीक्यूट होगा। फिर फाइनल मेरा प्रिंट हो जाएगा, प्लीज़ इंटर योर डिटेल्स। ये साइन अप पेज का होता है, जो कि ठीक है। फिर लॉगिन पेज पे हम लोग आएंगे, दूसरा फंक्शन कॉल होगा। फिर प्रिंट होगा लॉगिन पेज ओपनिंग, ठीक है। फिर क्या होगा कि सेट टाइम आउट जो है वो मेरा चला जाएगा मेरा इवेंट लूप में। तो उस वजह से ये तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, तो लॉगिन पेज ओपनिंग की डायरेक्ट बात क्या आएगा, प्लीज एंटर योर डिटेल्स, ठीक है। और जब इवेंट लूप खाली होगा तब जाके ये जो एग्जीक्यूट हो चुका रहेगा, जो ये ब्लॉकिंग नेचर वाला कोड, उसको एग्जीक्यूट करेगा और लॉगिन सक्सेसफुल प्रिंट होगा, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग प्रिंट कर डिबग करके देखते हैं, थोड़ा सा और बेटर फील होगा तब। खोलते हैं अपना डिबगर, डिबग करते हैं, ठीक है। ये रहा पहला फंक्शन। अब मेरा फंक्शन डेफिनेशन पे जाते हैं, राइट। ये आ गया पहला लाइन, और ये प्रिंट होगा, रीड कर लिया इसने। फिर आते हैं इस पे, स्प्रिंग साइन अप पेज प्रिंट हो गया, ठीक है। अब ये लूप क्या करेगा, 2 बार चलेगा, राइट।
ये लूप खत्म हो गया, राइट। देखो आई की वैल्यू 2 थी, अभी खत्म हो गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या, प्लीज एंटर योर डिटेल्स, अब इसने यहाँ पे किया, रीड किया, एग्जीक्यूट कर दिया, राइट। अब पहला फंक्शन खत्म हो गया, दूसरे फंक्शन की बारी। इसके अंदर चलते हैं। पहला मेरा क्या होगा, प्रिंट हो गया, लॉग इन पेज ओपनिंग। अब से टाइम आउट आया, अब देखना, ध्यान से देखना। अब ये गया, अब ये इतना पार्ट क्या गया, इवेंट लूप में गया। अब वहाँ पे वो एग्जीक्यूट होगा, और साथ ही साथ में जावास्क्रिप्ट अब इसको एग्जीक्यूट करेगा। वो इवेंट लूप में एग्जीक्यूट होगा, ये जावास्क्रिप्ट में एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो हम्म प्रेजेंट डिटेल से प्रिंट हो गया। अब इवेंट लूप खाली, अब वो इवेंट लूप खाली हो गया, राइट। तो अब फाइनली वो लॉग इन सक्सेसफुल पे प्रिंट कर देगा। ये देखो, लॉग इन सक्सेसफुल प्रिंट हो गया, ठीक है। तो कुछ आइडिया मिल गया होगा, ब्लॉकिंग, नॉन ब्लॉकिंग, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस। ब्लॉकिंग यानी कि ब्लॉकिंग को ऐसे समझो असिंक्रोनस, नॉन ब्लॉकिंग को ऐसे समझो सिंक्रोनस, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने बताया इंटरप्रेटेड होते हैं, राइट। नॉन ब्लॉकिंग, ठीक है, डायनेमिकली टाइप, दैट मीन्स कि आपने देखा होगा, अगर कोई सबमिशन फॉर्म है, राइट, अगर आप बनाते हो, आप उसमें क्या करते हो, वैल्यू टाइप करते हो, तो वो क्या डायनेमिकली चेंज होता है ना। तो डायनेमिकली टाइप्ड है। और वैसे भी कोई भी एक वैल्यू, कोई भी एक वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, कभी वो स्ट्रिंग टाइप की भी हो सकती है, या फिर वो नंबर टाइप की भी हो सकती है, राइट। इसीलिए तो टाइप स्क्रिप्ट आया, स्ट्रिंग उसकी टाइप को स्ट्रिक्टली डिफाइन करने के लिए ही टाइप स्क्रिप्ट आया था। वो अलग बात है कि इंटरनली वो जावास्क्रिप्ट पे ही बेस्ड है ना। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट पर पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है यहाँ पे। हम्म तो सिंक्रोनस बाय डिफ़ॉल्ट होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि असिंक्रोनस पार्ट वाला बिहेवियर तो रन टाइम इन्वायरमेंट के पास होता है ना। हम्म अब आते हैं होस्टिंग और द टेम्पोरल डेड जोन देखते हैं, ठीक है। होस्टिंग क्या होता है कि इट्स अ जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ एलोकेटिंग मेमोरी फॉर वेरिएबल फंक्शन क्लास डिक्लेरेशन। अच्छा, ये ऐसा होता है कि आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, और आपने उसे इनिशियलाइज नहीं किया, और उसके पहले आप प्रिंट कर देते हो, तो क्या ही आता है। अच्छा, तीन होते हैं, लेट, कॉन्स्ट और वेर, राइट। अगर आप वेर से डिक्लेयर करते हो और आप उसको तुरंत प्रिंट करते हो विदाउट इनिशियलाइजेशन, तो आता है अनडिफाइंड एरर। और लेट अ कॉन्स्ट में क्या आता है, रेफरेंस एरर आता है। देखते हैं कोड में डायरेक्ट, ठीक है। होस्टिंग है। हम्म तो ये रहा होस्टिंग। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल x इज इक्वल टू 5 है, राइट। अब उसके पहले ही मैंने क्या कर दिया, उसको प्रिंट करना चाहा, x की वैल्यू को, राइट। तो अच्छा, मैंने डिक्लेयर ही बाद में किया, उसके पहले वैल्यू को प्रिंट करते हैं, उसको होस्टिंग बोलते हैं, राइट। सॉरी फॉर द मिस्टेक। और फिर कॉन्स्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसको लेट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये z तक पहुंचेगा ही नहीं, ये वैर है, ठीक है। ये क्या करेगा, सिंस वैर का जो स्कोप होता है ना, ये पूरे पेज पे होता है, राइट। तो क्या होगा कि x की वैल्यू को ये फिलहाल के लिए देगा अनडिफाइंड, फिर x वैल्यू 5 मिल जाएगी इसको। ये लेट जो y होता है, ये इसका होता है ब्लॉक टाइप का ना, इसका जो स्कोप होता है ब्लॉक्ड टाइप का होता है। तो उसके पहले अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, अच्छा, y का स्कोप बस यहीं तक है, जितना ये कवर हो रहा है, राइट। हम्म और ये इसका जो उसके ऊपर अगर प्रिंट करेंगे तो देगा रेफरेंस एरर। सिमिलरली कॉस्ट के साथ भी है, ठीक है। प्रिंट करके देखते हैं, यहाँ पे ये जेड तक पहुँचेगा ही नहीं, ठीक है। ये वाई पे ही प्रोग्राम रुक जाएगा, क्योंकि यहीं पे रेफरेंस एरर देगा। कोड रन करके देखते हैं, ये देखो,
फिर से रन करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जी है, राइट। अच्छा, ये बस जी को इसने प्रिंट किया। ओ, पूरा एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर क्या आएगा। ये देखो यहाँ पे हेलो आया, राइट। ये से हेलो है, फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर हो गया। यहाँ पे इसका डेफिनेशन है, हेलो आ गया। फिर यहाँ पे ये देखो, एक्स को मैंने पहले प्रिंट किया विदाउट इट्स डिक्लेरेशन, से पहले ही, राइट। राइट बिफोर द डिक्लेरेशन आई एम ट्राइंग टू प्रिंट वैल्यू ऑफ एक्स, बट व्हाट इट गिव्स अनडिफाइंड, राइट। सो होस्टिंग के केस में if the variable is var, then it will gives undefined, but in case of let and const it will give reference error. And as you can see, it doesn't even execute z, right, variable name z also. It stop right at the point of y at line number 13 only, because it gives reference error. Or if I convert it into the var, it will show error, but it will go to z also। ठीक है, देखते हैं। ये देखो, दो बार अनडिफाइंड प्रिंट किया, ठीक है, लेकिन फिर भी वो जी के पास आया, और यहाँ पे क्या हो गया, रेफरेंस एरर शो कर रहा है, राइट। सो दिस इज द होस्टिंग, कि आप उसको डिक्लेयर करने से पहले उसकी वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हो, देन इन दैट केस उस उसको होस्टिंग बोलते हैं। और इन केस ऑफ वेयर इट विल गिव यू अनडिफाइंड, एंड इन केस ऑफ लेट और कॉन्स्ट इट विल गिव यू रेफरेंस एरर। ठीक है, याद रखना। अब आते हैं द टेम्पोरल डेड जोन पे, TDZ। तो TDZ में क्या होता है कि आप उसके स्कोप में तो होते हो, लेकिन आपने जब वैल्यूज को डिक्लेयर किया उसके पहले आप उसके प्रिंट करने की कोशिश करते हो, राइट। अब जैसे कि लेट है, लेट का स्कोप कहाँ से कहाँ तक है, इस पूरे वेरिएबल में एक पर्टिकुलर इस आई के आई के लूप में है, राइट। जैसे कि आई इज इक्वल टू जीरो, तो आई के लिए जीरो के लिए यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, स्कोप है वाई का। लेकिन सिंस इसका डिक्लेरेशन यहाँ पे हुआ है, तो इतना जो एरिया हो गया वो हो गया टेम्पोरल डेड जोन फॉर वाई। ठीक है, स्कोप तो है, लेकिन आपने सिंस नीचे डिक्लेयर किया है, ऊपर तक एक्सेसिबल नहीं है, तो उस एरिया को बोलते हैं टेम्पोरल डेड जोन। ठीक है, स्कोप तो है, ऑफ कोर्स स्कोप है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने इनिशियलाइज किया ही नहीं, आपने डिक्लेयर ही नहीं किया, तो फिर ये देगा आपको एरर। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ ना, तो फिर देखो क्या आता है। इसका आएगा, ये देखो, इसका आएगा कैन नॉट एक्सेस वाई बिफोर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, रेफरेंस एरर वाई। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पे अगर वेर करूँ, वेर जी इज इक्वल टू 11, राइट। और मैं अगर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग जी करूँ, रही कंसोल डॉट लॉग जी यहाँ पे मैं करूँ बाहर फॉर लूप के, ठीक है, तो यहाँ से पूरा मुझे क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग जी, यहाँ पे स्कोप का पूरा आपको अंडरस्टैंडिंग बैठेगा, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ स्कोप के बारे में। ये देखो क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, राइट। यहाँ पे मैंने जी को प्रिंट करने की कोशिश की,
तो आ रहा है अनडिफाइंड। कंसोल डॉट लॉग जी। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं और फिर से रन करते हैं। हम्म यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग जी, ठीक है। कुछ आया, एरर आया, जेड इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। और यहाँ पे कुछ दिक्कत है क्योंकि वाई तो यहाँ पे आ नहीं रहा। तो मैं फिर से कट करता हूँ, फिर से रन करता हूँ। इनफैक्ट मैं ऐसे कर देता हूँ और फिर मैं रन करता हूँ। ये देखो, यहाँ पे आ रहा है अनडिफाइंड, ठीक है। जी के लिए आ रहा है अनडिफाइंड, जो कि आना भी चाहिए। फिर फॉर लूप लगा और फिर पहले ही लूप में, अच्छा मैं क्या समझ गया क्या हो रहा है। यहाँ पे अनडिफाइंड आया, फिर सिंस मैंने पहले ही वाई कर दिया ना, तो प्रोग्राम वहीं रुक गया, राइट। तो मुझे पहले नहीं करना चाहिए था, मुझे जी को पहले करना चाहिए था, तब जाके 2 बार अनडिफाइंड आएगा, राइट। हालांकि लूप एक ही बार चलेगा बस। देखो 2 बार अनडिफाइंड आया, ठीक है। तो वेरिएबल का स्कोप तो है, बाहर भी है, अनडिफाइंड आएगा। और सेम वही होस्टिंग वाला केस, लेकिन वही है, इनिशियलाइज करने से पहले ही अगर एक्सेस करो तो फिर आपका देगा रेफरेंस एरर, ठीक है। ठीक है, हम लोग आते हैं अब डेटा टाइप्स पे आते हैं, ठीक है। हम्म तो जावास्क्रिप्ट में प्रिमिटिव और रेफरेंस, दो टाइप के बेस कैटेगरी होते हैं डेटा टाइप्स के। प्रिमिटिव जो कि इम्यूटेबल होते हैं, जिसका हम लोग वैल्यू म्यूटेबल नहीं होती है, राइट। एक बार जब फिक्स हो गया तो वो चेंज नहीं कर सकते हैं। जबकि रेफरेंस ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं। क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं, इसको भी देखते हैं। मैं आता हूँ अब डेमो डॉट जेएस पे, ठीक है। और कहीं मैंने एग्जांपल देख रखा था, कोड रनर फाइल, आते हैं इस पे। मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। और एक नंबर टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है। और दोनों का हम लोग कॉपी करने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बनाया कि लेट नंबर इज इक्वल्स टू 5, राइट। और फिर मैंने क्या किया, लेट नंबर 2 इज इक्वल्स टू नंबर। और फिर मैंने क्या किया कि नंबर 2 और नंबर 2 इज इक्वल्स टू 10, राइट। हम्म और फिर यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा नंबर 2। और साथ ही साथ में मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा टाइप ऑफ नंबर, ठीक है। प्रिंट करते हैं, ये देखो ये टाइप नंबर है। मैंने नंबर इज इक्वल टू 5 लिखा था, नंबर 2 में नंबर का ही वैल्यू स्टोर किया था, लेकिन फिर मैंने नंबर 2 को 10 कर दिया, तो इस हिसाब से तो नंबर भी 10 हो जाना चाहिए था, जो कि जाहिर सी बात है, लेकिन नहीं होगा, ठीक है। तो फिर नंबर 2 10 हो गया, तो नंबर 2 अगर 10 हो गया तो नंबर भी 10 हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, नंबर को मैंने प्रिंट किया तो वो 5 ही है, राइट। और नंबर 2 मेरा कितना है, अब 10 हो गया, ठीक है। इसको ये बोलते हैं इम्यूटेबल, राइट, चेंज ना होना, ठीक है। ऑब्जेक्ट में मैं बनाता हूँ,
तो फिर मैं अब ऐसे ही सारे डेटा टाइप्स हैं प्रिमिटिव और रेफरेंस के, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रिमिटिव नंबर्स जो कि नंबर टाइप की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप के, ठीक है। बूलियन, ट्रू फॉल्स स्टोरी वैल्यूज़, ठीक है। अनडिफाइंड, नल और अनडिफाइंड में डिफरेंस क्या होता है कि नल जो होता है हम लोग जानबूझ के करते हैं, दैट इज इम्प्लिसिटली करते हैं, ठीक है। और अनडिफाइंड जो होता है वो एक्सप्लिसिटली हो जाता है, दैट मीन्स जैसे कि हम लोग देखा ना अभी होस्टिंग या फिर टीडीजी में वेर जो था कीवर्ड था, वेरिएबल का नाम था, ठीक है। उसके पहले अगर वी वर ट्राइंग टू एक्सेस द वेरिएबल नेम, राइट, देन इट वाज गिविंग अनडिफाइंड, ठीक है। तो इन दैट केस undefined was coming, right, कि if we are trying to access the variable before its declaration and when it is where, तो it gives you undefined। और नल कब आता है, आप जानबूझ के नल दे देते हो, आपको वैल्यू नहीं देना है, आपको पता है उसमें कोई वैल्यू नहीं पड़ेगी, आप नल दे देते हो, सिंपल, ठीक है। दैट इज नथिंग, दैट इज ओनली दैट थिंग, ठीक है। सिंबल आप यूनिक फैक्टर है, थोड़ा सा गूगल करना, लेकिन यूनिक फैक्टर है। लेट्स से एक क्या कहते हैं कंस्ट्रक्ट, एक क्लास है, क्लास का नाम है यूज़र, और दो यूज़र हैं, उन्होंने यूज़र के क्लास में एक प्रॉपर्टी है, लेट्स से इंट्रोडक्शन, ठीक है। यूज़र है, यूज़र के अंदर इंट्रोडक्शन फंक्शन है या यूज़र का ही, दो यूज़र आए, उन्होंने पहले यूज़र ने इंट्रोडक्शन में लिखा आई एम यूज़र वन, दूसरा यूज़र आया उसने लिखा आई एम यूज़र टू, दोनों ने कुछ इस तरह लिखा कि ओवर राइट कर दिया एक दूसरे को, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि सिंस ये एक दूसरे को ओवर राइट ना करें, तो उन दोनों का, ठीक है, एक सिंबल दे दिया जाता है, अलग अलग अलॉट होता है, ताकि दोनों का सिंबल अलग हो और एक दूसरे को ओवर राइट ना करें, यही होता है बस, ठीक है। यही होता है सिंबल टाइप का, ठीक है, डेटा टाइप, कुछ खास नहीं होता है और इंटरव्यू में भी नहीं पूछा जाता है ये मानिए, ठीक है। बिग इंट क्या होता है, जाहिर सी बात है, इंटीजर से भी बड़ा रेंज, बिग इंट, और ऑब्जेक्ट तो मैंने बता दिया, ठीक है। बिग इंट वेरी लार्ज नंबर स्टोर करने के काम आता है, ठीक है। ऑलराइट, जावा स्क्रिप्ट इज डायनेमिकली टाइप्ड, ऑफ कोर्स इसके वैल्यू चेंज होती रहती है। यहाँ पे देखो वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 5 है, आपने आगे कहीं उसको एक्स की वैल्यू हेलो कर दिया। अच्छा यहाँ पे देखो वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 5 है, और अगर मैं फिर से लिखूँ वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू हेलो, तो एरर नहीं शो करेगा। अब थोड़ा पढ़िएगा ऐसा क्यों नहीं होता है, ठीक है। और लेट और कॉन्स्ट में तो होता है, इनफैक्ट लेट में अब लेट एक्स इज इक्वल टू 5 कर दिए और एक्स इज इक्वल टू हेलो कर दिए, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लेट एक्स इज इक्वल टू 5 किए और लेट एक्स इज इक्वल टू हेलो किए तो एरर थ्रो करेगा। कॉन्स्ट में कॉन्स्ट एक्स इज इक्वल टू 5 किया और फिर अगर आप एक्स इज इक्वल टू भी करने की कोशिश करोगे तभी एरर थ्रो करेगा। कॉन्स्ट ऐसा बोलता है कि फिक्स है, वो फिक्स हूँ मैं, और एक बार जब वैल्यू मिल गई तो मिल गई, उसके बाद चेंज नहीं होगी, ठीक है। ऑलराइट, डन फॉर टुडे। Tomorrow we will talk about arrays and its methods, scopes, strings and its methods, regex, ठीक है, बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, ठीक है।